शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। जैसा कि जानकारी में है कि हम लोग मुख्य धारा में अभी से लेकर और अगले 3-4 घंटे तक 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। एक चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट और दूसरा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। ये दोनों चैप्टर यदि कमांडिंग पोजीशन में रहता है तो 3-4 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं, क्योंकि एसिड बेस पे सिर्फ हम एसिड बेस के विषय में, एसिड बेस सॉल्ट के विषय में नहीं बताते, बल्कि कई इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट ऐसे होते हैं जिसकी जानकारी आपको दी जाती है। इसी क्रम में पूर्व के दिनों में जब मैं कल इसकी परिचर्चा आरंभ की थी, केमिस्ट्री क्या है, और बताया था कि एक ऐसे विषय खंड साइंस में आप पढ़ रहे हैं कि जिसका मानव जीवन के साथ सुबह से लेकर शाम तक और जीवन के आदि से लेकर अंत तक, आरंभ से लेकर और अंत तक किसी एक विज्ञान की एक शाखा की महत्वपूर्ण भूमिका है वो केमिस्ट्री। सुबह में आप ब्रश करते हैं, वहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, कागज कलम का प्रयोग करते हैं। कागज में क्या है? सेलुलोज है नहीं, तो वस्त्र पहनते हैं, सब तो सेलुलोज ही। बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों में, प्राकृतिक स्रोतों में आपके फल और सब्जी एवं सेलुलोज और रासायनिक स्रोतों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। कभी कभी उल्टा भी आपको दे सकता है। तो इस तरह के वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की परीक्षा भी है। कंपटीशन जब भी होती है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक की जाती है कि बच्चा केवल रट तो नहीं लिया है, विषय वस्तु को समझा है कि नहीं समझा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मूल बिंदु पे आ जाएंगे। तो कल हमने सबसे पहले इस बात की परिचर्चा की कि केमिस्ट्री क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और इसकी उत्पत्ति के क्रम में फिर मैंने इस बात की जानकारी आपको दी। इस बात की मैंने आपको जानकारी दी कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना का अध्ययन करते हैं तो पहले तो पदार्थ को जानिए। तो बताया ही मैंने कि ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, इन्वर्स से ही मैंने जोड़कर देखा, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। अब द्रव्य की कड़ी में हम लोग इसको 2 भागों में वर्गीकरण किए, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। और भौतिक अवस्था की कड़ी में मैंने कहा कि ठोस, द्रव्य और गैस ये भौतिक अवस्था है, जबकि एक चौथी अवस्था भी होती है, प्लाज्मा नहीं, और 5वीं अवस्था है वो साइंटिफिक। आजकल परीक्षा में चौथी अवस्था ज्यादा पूछा जाता है, जो आयनीकृत गैस की अवस्था कही जाती है। इसके अलावा चौथी अवस्था के अलावा, हालांकि चौथी अवस्था में सूर्य और तारों से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो भी प्लाज्मा स्टेट ही है। और 5वीं अवस्था संघनित अवस्था है। संघनन का भी मैंने अर्थ बताया था। फिर मैंने इसी क्रम में शुद्ध पदार्थ की कड़ी में तत्व और योगी की जानकारी दी। तत्व के क्रम में धातु, अधातु, धातु, इन सब के समय भी सामान्य परिचर्चा की है। समय रहते इसको संपूर्णता प्रदान की जाएगी। और फिर मेरे द्वारा मिश्रण की बातें की गई और छोटे छोटे अन्य तत्व मिश्रण को भी 2 भागों में बांट कर देखा, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विस्मांगी मिश्रण। फिर मैंने छोटे छोटे तथ्यों से अवगत कराया, विशेषकर सेल का जेल काफी महत्वपूर्ण होता है, जो दवा के दुकानों में रखी जाती है नमी को सूखने के लिए। और जो एवरीडे साइंस है, जहाँ जहाँ बातें उठकर सामने आई, जैसे बॉल, तो बॉल में आर्गन और नाइट्रोजन होता है। जैसे कृत्रिम वर्षा की चर्चा हुई, और कृत्रिम वर्षा के विषय में जानकारी में है ही कि कृत्रिम वर्षा सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र में हुई और दिल्ली में तैयारी की गई थी। लेकिन उसी दिन दिल्ली में भगवान ने ही, ईश्वर ने ही बारिश कर दिया, तो आर्टिफिशियल
रेल की सारी तैयारी, हालांकि उसमें तकनीकी सहयोग IIT कानपुर के द्वारा दी जा रही थी। विश्व में पहला कृत्रिम वर्षा का जो प्रयोग किया गया था वो चीन में किया गया था। वैसे भी इस तरह की कोई भी नवाचार जो होती है वो चीन और जो यूरोपियन कंट्री है उसमें कहीं अधिक होते हैं। हालांकि आप यूरोपियन कंट्री से पहले चीन में ही आप देखिए जितना भी सबसे बड़ा, सबसे पहला नहीं, सबसे लंबा कोई भी चीज ऐसा उभर कर सामने आता है टेक्नोलॉजी और नवाचार में, तो चीन उसमें, और हम लोग भी हैं, धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। कल बहुत लंबे समय के बाद देखे कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र सऊदी अरब में, तो ऐसे तथ्य बहुत दिनों के बाद हम मध्य पूर्व एशिया में तथ्य देखने को मिला। खैर इन सब तथ्यों पे तो नजर रखिए ही, साथ ही अपने अड़ोस पड़ोस पर भी करंट में जब पढ़ते हैं, देखते हैं पेपर को, समाचार पत्र को जरूर पढ़िए, ठीक है कि नहीं। जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आप आगे बढ़िएगा। कल शाम में भी 3-4 छात्र छात्राएं जो STM में कम्पीट किए हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिफरेंट ऑफिसर ग्रेड में तो मिलने आए थे, संयोग से उसका बैच चल रहा था, तो क्या करता है और तो मैं बता रहा था कि पेपर की महत्ता, उस पर प्रकाश डाल रहा था। पेपर जो जितना बढ़िया से पढ़ेगा, उसको जितना बढ़िया से समझेगा, उन तथ्यों को स्मरण करके रखेगा, वो उतना आगे बढ़ेगा। अभी भी कल भी एक महोत्सव, कल ऐसे भी ये जो समय होता है नवंबर का जो समय होता है वो पूरे देश के लिए महोत्सव का समय होता है, पर्व का समय होता है। और जैसे सोनपुर मेला का भी विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है, और इसी समय आपको पुष्कर मेला भी आरंभ होती है राजस्थान में। और पुष्कर मेला, पुष्कर में ब्रह्मा का यदि एक जगह कहीं मंदिर है तो वो पुष्कर में ही है। या इसी समय हॉर्नबिल महोत्सव की भी शुरुआत होती है, और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में होती है। तो ये सब छोटे छोटे तथ्य व्यूहात्मक भी है और करेंट भी है, तो ये ऐसे तथ्यों पे जरूर नजर रखिए। और ये समय अभी भी मैंने क्या कहा कि ये समय महोत्सव का समय होता है, संगाई महोत्सव होता है। संगाई महोत्सव कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। तो संगाई दर्जू भी होती है, संगाई महोत्सव भी है। तो कहने का मतलब है कि इन सब बिंदुओं को जो ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि मणिपुर अब बहुत हद तक शांति की ओर अग्रसर है, और ठीक उसी तरह से जैसे इजराइल और हमास के बीच भी एक दूसरे पे किए गए हमले भी बंद कर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने अभी पेपर में देखा है। लेकिन ठीक पेपर के दूसरे तरफ मैंने देखा कि रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन छोड़ा, ठीक है कि नहीं। तो खैर विश्व इस तरह के घटनाओं से लगातार गुजर रहा है, हिंसा जिसको कहते हैं, युद्ध जिसको कहते हैं। और हालांकि युद्ध के बाद भी बातचीत ही होती है, तो क्यों नहीं पहले ही बातचीत कर लिया जाए। यदि विवाद बहुत बढ़ जाए तो बातचीत सबसे अच्छा रास्ता है। इसको ध्यान में कि संवाद, जब संवाद रखिएगा तो विवाद नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। और संवाद का अंत तो विवाद की शुरुआत है। अब विवाद का जब अंत होता है तो आतंकवाद की शुरुआत हो जाती है। आतंकवाद मतलब विश्व शुरू हो जाता है, मूल बिंदु पे आ जाएगी। तो इसलिए संवाद संवाद जारी रखिए, जिससे कि आपको झंझट हो गया हो तो बातचीत जैसे नहीं होता, बंद कर देते हैं, नहीं हनुमान जी बन जाते हैं। तो ये हनुमान जी नहीं बनना है, आपको उनके साथ संवाद एस्टेब्लिश करके रखना है। चलिए खैर, तो केमिस्ट्री में हमने इस बेसिक जानकारी पिछले दिन की कक्षा में आपको दी, ठीक है कि नहीं। कल हालांकि अभी रिकॉर्डिंग नहीं गया है, आज रिकॉर्डिंग चला जाएगा, क्योंकि मैं पूरे दिन कल क्लास में ही व्यस्त रहा। और फिर एक छोटे से सम्मान के, हालांकि सम्मान छोटा बड़ा नहीं होता है, सम्मान होता है, तो उसको फिर लेने में 10 साढ़े 10 बज गए मुझे, ठीक है। तो हम लोग इसी कड़ी को आगे देखना चाहेंगे, लेकिन परमाणु संरचना नहीं देखी।
परमाणु संरचना से अब पहले वाली बात रही नहीं कि परमाणु संरचना से एक आध दो क्वेश्चन आते हैं। अब परमाणु संरचना सिलेबस कंप्लीट करने की दिशा में पढ़ेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि महत्वपूर्ण चैप्टर कौन से हैं उसको पहले हम लोग चूंकि साइंस है और कई छात्र कला विषय के होने के कारण यदि अनावश्यक तथ्य और अवधारणा को दिमाग में रख लेंगे तो उनके लिए टेंशन होगा। उससे अच्छा है कि एकदम सॉलिड चीज पहले देख लो। तो सॉलिड चीज में क्या आएगा? एसिड, बेस और सॉल्ट। तो हमारा और रेडियो एक्टिविटी, एसिड, बेस और सॉल्ट। चैप्टर का नाम है इसको जरूर ये लिख लेंगे, लिखवा देंगे आपको थोड़ी देर में इसको। चलिए शुरू स्टार्ट कीजिए। एसिड, बेस और सॉल्ट। अम्ल, भस्म और क्षार। अम्ल, भस्म और क्षार ध्यान रखिए। परीक्षा के दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें इनऑर्गेनिक के भी कई फैक्ट आपको मिलेंगे और मिसलेनियस केमिस्ट्री जो होता है उसकी भी बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे रासायनिक यौगिक हैं उसको विशिष्ट गुणों के आधार पर हम 3 भाग में बांट कर देखते हैं। एक एसिड, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट। तो पहले तो ये लाइन लिखेंगे सभी रासायनिक यौगिक को उसके विशिष्ट गुणों के आधार पर तीन मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। एक एसिड, दूसरा बेस, क्षार और तीसरा सॉल्ट, लवण। एक लवणीय समूह का तत्व कौन सा है बताए थे ना? हैलोजन में क्या क्या रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन। और इसमें कौन सा लाल द्रव्य है? ब्रोमीन। आशा है लंबे समय तक याद रखोगे क्योंकि कल जब कक्षा की संपूर्णता से शुरुआत नहीं किए थे तो भी इस तथ्य पर मैंने फोकस किया था। तो आप खुद समझ जाइए कि यह तथ्य कितना इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमीन लाल द्रव्य है। खैर चलिए मूल में आइए। अब एसिड किसको कहते हैं और एसिड का उदाहरण मूलतः तो एसिड का हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एसिड है। तो इस आधार पे हम चूंकि सामान्य अध्ययन में ये कोई मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी तो हो नहीं रही है कि बहुत ही विशिष्टता और व्यापकता से इन चीजों को देखेंगे। हाँ, ये सामान्य जानकारी से थोड़ा सा अधिक आपको जरूर रखना है। और इसी क्रम में हम लोग एसिड को देखेंगे। हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, लीविस के अनुसार और सामान्य भौतिक रूप से भी देख करके इसी आधार पे एक तो ये जो हमारे केमिस्ट्री के ज्ञाता है उन्होंने एसिड किसको कहा वो देखें, और दूसरा कि भौतिक अवस्था को देख करके हम पहचानेंगे कैसे कि है एसिड। नहीं होता है ना कि किसी कोई आपका यौगिक है, कोई आपका पदार्थ है, तो कैसे पहचानिएगा कि ये ठोस है? नहीं तो कैसे रखल कि जिसका निश्चित आकार हो और जिसका आयतन हो तो क्या होगा? वो सॉलिड होगा। नहीं तो उसी तरह से पहचानेंगे कैसे? नहीं तो पहचानने का आयाम एसिड का तो पहले तो आप जो दो तीन हमारे केमिस्ट्री के ज्ञाता है जैसे आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड का ज्ञाता तो बहुत है, लेकिन इन लोगों ने केमिस्ट्री में एसिड का डेफिनेशन दिया।
और बेस का डेफिनेशन दिया। तो लिखेंगे एसिड। एसिड एसिड में पहले भौतिक रूप से लिख दो कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हूं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हूं। उसे हम लोग तो पहला क्या है? स्वाद में खट्टा, और दूसरा है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और लिटमस पत्र किससे बनता है? वेरी गुड। लिटमस पत्र किससे बनता है? लाइकेन। लाइकेन क्या है? अलगी और अजाई की बीच की कड़ी सिमेटिक रिलेशन है और थैलोफाइटा ग्रुप का है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। इतनी बात हम कल बताए थे। और एक बात और बताए थे कि इंडिया का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया। एकदम याद होना चाहिए सब। जैसे अभी हॉर्नबिल महोत्सव सब कहा, देखिए जाइएगा छोटी परीक्षाओं में तो हॉर्नबिल महोत्सव ऐसे ही दे देता है। संगाई महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, सिंदूर खंपास महोत्सव। तो सिंदूर खंपास महोत्सव अब आपका लद्दाख में होता है। पहले जम्मू कश्मीर में होता था। जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हो गया तो कहाँ चला गया? लद्दाख। ठीक है कि नहीं? सूरजकुंड मेला उसका भी यही समय है। वो भी आपको सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में होता है, जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय एक विज्ञान कांग्रेस का भी बैठक हुआ है, जिसकी जानकारी आपको उसमें 20 क्वेश्चन में दिए भी थे। आज यूट्यूब पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लाइव जाएगा 5:30 से 9:30 तक। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। कल ही जाता, लेकिन कल तो मैं थोड़ी सी निजी कार्यक्रम में व्यस्त रहा, तो उस कारण से मूल में आ जाएगी। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा क्या है? तीसरा भी सामान्य रूप से देख करके आप कैसे कर सकते हैं? ये विद्युत का कुचालक भी होता है। तो लिखेंगे विद्युत का कुचालक है। और मिथाइल ऑरेंज को मिथाइल और इसको छोड़, चार ही लिखो, एक लिख दो। पीएच, जिसका पीएच 7 से कम होता है, और जिसका पीएच 7 से कम होता है, जिसका पीएच 7 से कम होता है, पीएच 7 से कम होता है। अब पूछिएगा कि सर पीएच क्या है? तो पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी खोज किसने किया? सोरेनसन। और जिसके स्केल में कितना इंडिकेटर है? 0 से 14। 7 से कम एसिड, और 7 से ऊपर 7 वर्षा का जल 7। ठीक है, पर बिहार की परीक्षा देने जाइएगा तो वर्षा के जल का पीएच जरूर पूछता है। HCl का पीएच, HCl का सबसे कम होता है, और रक्त का पीएच 7.4। ऐसे भी कभी हम बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं भी बताते हैं, लेकिन पीएच की चर्चा हो जाती है तो ब्लड का पीएच हम जरूर बताएंगे, क्योंकि ब्लड का पीएच आप देखिए, आप परीक्षा में पूछने की जब पीएच पूछेगा तो पहले ब्लड पूछेगा, वर्षा का जल पूछेगा। ठीक है, और तब आपका HCl के विषय पूछेगा, तो उसकी अभी चर्चा करिए। तो नोट में लिख देंगे, नोट में कि पीएच का पूरा नाम, पीएच का पूरा नाम
पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसको खोजा था सोरेनसन ने। 0 से 14 तक है, और ब्लड का पीएच कम से कम इतना इसमें याद रखिए, ब्लड का पीएच 7.4 और एवं वर्षा के जल का 7। वर्षा का जल सबसे शुद्ध पानी होता है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध पानी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है ना। अब वर्षा जो होती है, बादल से वर्षा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। वेरी गुड। वर्षा से बादल से वर्षा बनने की प्रक्रिया संघनन करना। कल भी इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही चर्चा होगी तो 2 बार 4 बार कहते हैं तब नहीं याद रहता है, स्मरण रहता है। ठीक है, 5 बार 10 बार कह देंगे तो कमजोर। जी क्या, जी क्या कुछ आपको आपत्ति है क्या? नहीं आपत्ति है, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं चूंकि आजकल आप शोध करते रहते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं इसका पीएच निकाले होंगे तो कहे होंगे कि सर ये गलत है सर, कल मैंने निकाला है स्वयं से 8 निकला है, तो तुम उसमें कुछ पेज मिला दिया होगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है कि नहीं? तो निकल क्यों नहीं सकता? 10 भी निकल सकता। कहाँ पे आप कहाँ से लिए हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है कि नहीं? मूल में है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भौतिक रूप से हम देख करके इसका आकलन कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा क्या है? स्वाद में खट्टा, यही भौतिक। और थोड़ा सा केमिकली यूज करेंगे तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। थोड़ा सा और केमिकली टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो पीएच के आधार पे उसको याद करेंगे। विद्युत का कुचालक है तो इस आधार पे हम कहेंगे कि ये क्या है, एसिड है। क्योंकि भौतिक और जो रासायनिक पक्ष है उसको इसीलिए मैंने देखा है कि वो परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे लिटमस पेपर वाला, पीएच वाला, ये सब जो फैक्ट है इसको लिखना चाहिए। अब आइए कि आर्हेनियस ने क्या कहा, ब्राउनस्टेड लॉरी ने क्या कहा, इन सबको थोड़ा सा देखिए तो लिखिए। एसिड, एसिड वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, एक ही बात है। जो H+ आयन देगा जल में घुलकर क्या होगा? एसिड। जैसे अम्लों का राजा, ये आपको जानना है। और उदाहरण में क्या होगा? अम्लों का राजा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। लेट हो गया सर, ट्रेन आ गया था इसलिए। हेलो हेलो, अभी नमस्ते। हाँ हाँ बिल्कुल आइए। कल हमको मिथिला विभूति के बाद हम सोचे क्या कि लक्ष्य में भी लक्ष्य विभूति सम्मान हम जेहन में आया कि किसको देना चाहिए, जो साल भर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता हो, रिजल्ट देता हो, तो उसको देना चाहिए। लेकिन साथ में उसका कई कैटेगराइजेशन कर दे, जैसे भारत रत्न है, जैसे पद्म विभूषण है, जैसे पद्म भूषण है, जैसे पद्मश्री है। तो उसी तरह से हम भी विचार कर रहे हैं कि इसका भी कैटेगराइजेशन करते हैं। और विवेक बाबू को लक्ष्य हास्य पुरस्कार सबसे नहीं,
तो इनके लिए एक विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट परम विशिष्ट सेवा मेडल सेना में दिया जाता है। परमवीर चक्र तो है ही, देखते होंगे कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। परमवीर चक्र तो सबसे पहले सोमनाथ कुमायूं रेजिमेंट को दिया गया, और अभी परमवीर चक्र के विजेता के नाम पे अंडमान निकोबार के द्वीपों का भी नाम रखा गया है, जिसकी संख्या 21 है, जिसकी संख्या 21 है। तो विवेक बाबू के नाम पे भी, मतलब विवेक बाबू के नाम पे भी, ठीक है। हाँ, इनको भी हम सोचते हैं कि चयन कर ही लिया जाए अभी से घोषित। अभी एक रिजल्ट घोषित है तो यही घोषित है। लक्ष्य हास्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ 2022-23 के विवेक कुमार, तालियों से इनका स्वागत है। नहीं ठीक है, हम विचार करते हैं इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहाँ थे लोग? देखो, महोत्सव मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि महोत्सव में क्या होता है कि आप लोग पूरी तरह स्वच्छंद हो जाते हैं और अनुशासनहीन हो जाते हैं। और जो मुझे बहुत खराब लगता है, बाहर में गुटखा शुरू है, ये लाओ यो कोई बुल्ले रे, ये जो होती है ना, इसके बाद हम सोचते हैं कि ना ये सबसे अच्छा है कि अपना महोत्सव मनाने के लिए अपना जाएगा, जहाँ जिस पद पे जाएगा महोत्सव मनाएगा। चलो लिखिए आगे, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। तो एसिड वह पदार्थ है जो जल में घुलकर जैसे लिखे, जैसे अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 कहते हैं, ये अम्लों का राजा है। सल्फ्यूरिक एसिड ये अम्लों का राजा है। ये क्या है? अम्लों का राजा है। एक दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा है HNO3। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड, और एसिड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे करके, नोट को बढ़िया बना, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रबल अम्ल नहीं, पूछ सकता, क्या पूछता भी है, कौन सा प्रबल अम्ल नहीं, ये देगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी ना परीक्षा में आएगा तो फॉर्मिक रहेगा ना, तो फॉर्मिक होगा ही सबसे पहले स्ट्रॉन्ग। HCl लगेगा दो एलिमेंट वाला, तो कहिए ना इसको हटाओ, नहीं ये छोटा सा है, यही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, वो तीनों स्ट्रॉन्ग है। अभी स्ट्रॉन्ग बताया भी नहीं है, फिर भी मैं बता दिया एग्जाम्पल, ठीक है। अभी फिर लिखेंगे एक बार उसको, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एसिड का अवधारणा है। ये एसिड क्या है, ठीक है। एसिड क्या है? एक ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा है। एसिड क्या है? जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड क्या है? जो विद्युत का ऐसा पदार्थ जो विद्युत का कुचालक, जिसका pH 7 से कम हो, नहीं जो H+ आयन देता हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अम्लों का राजा, जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखें ये सभी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड का एक भाग आपका क्या हो गया? अब हम H+ आयन के आधार पे हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। किसको? एसिड को। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड, कमजोर एसिड। और फिर एसिड का स्रोत सब भी है। बिच्छू में भी, बिच्छू जो डंक मारता है उसमें भी एसिड है, सेब जो खाते हैं उसमें भी एसिड है, अंगूर जो खाते हैं उसमें भी एसिड है, ठीक है कि नहीं। तो उन सबको देखने का प्रयास करेंगे, तो पहले लिखिएगा ऐसे H+ आयन के आधार पर, H+ आयन के आधार पर
H+ के आधार पर हम लोग को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो संपूर्ण रूप से आयनीकृत रहता है। जैसे यही तीनों लिख लो। ये तीनों भूलना ही नहीं। हाँ, ये तीनों लिख लो। केमिकल नेम लिख लो ना, या फॉर्मूला लिख लो, जो तुमको सहूलियत लगता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, जो तुमको सरल लगता है पहले वो लिख लो। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या है? कमजोर अम्ल। तो कमजोर अम्ल क्या हुआ? जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। लिखेंगे कमजोर अम्ल, जो जल में घुलकर कमजोर अम्ल हुआ। वीक एसिड, जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इत्यादि। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का स्रोत होता है, लिख देंगे चीटी। फॉर्मिक एसिड का स्रोत है चीटी, और एसिटिक एसिड का स्रोत है सिरका। वेरी गुड, स्रोत लिख लो। फॉर्मिक एसिड का स्रोत है चीटी, लाल चीटी, और एसिटिक एसिड का स्रोत है सिरका। सिरका का उपयोग क्या करते हैं? अचार। ठीक है कि नहीं? व्याकरण में तो अचार। और अभी एक झांसी का अचार जो है फेमस हो गया। कोरोना के काल में, हालांकि उनके हस्बैंड भी आपकी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। कोरोना के काल में बहुत छोटे स्तर से शुरुआत हुई, नहीं घरेलू टाइप का कुछ एक्स्ट्रा बन गया तो बेच दिया, फिर धीरे धीरे करके, और आज करोड़ों का बिजनेस हो गया। नहीं, अचार बेचकर। यही होता है सोच और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एड और भी गया। तो बम्बे, दिल्ली, अमेरिका तक लोग देखते हैं। नेट एक ऐसा माध्यम है कि ग्लोबल मार्केट से भी आप जुड़ सकते हैं। अब फिर ऐसा नहीं कि जब डिमांड हो जाए तो आप सप्लाई न कर पाए। तो हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड का जो चेन है उसमें संतुलन है। और आज देखो कि दरभंगा का झांसी का अचार जो है, लोग पूछते भी हैं, दरभंगा के चाहिए, अच्छा झांसी के अचार? तुम कहे कि हाँ झांसी के अचार जानते ही है। खैर भूल ना देंगे, आप लोग भी जानी गए हैं झांसी का अचार। ठीक है, तुमको भी अचार में सुना है क्या? नहीं, अचार मत पूछो। एक आदमी के लिए क्या बने? तुम लोग अपना पद, ये जो डिफरेंट पद जो खाली होता है हजारों की संख्या में, उस पद को जाकर के हथियार। कुर्सी हमेशा खाली मिलेगी, सिर्फ योग्यता को बढ़ा लेना है। योग्यता प्रतिभा यदि आप में हो तो कुर्सी सब समय के लिए खाली ही रहता है, और सब समय के लिए कंपटीशन टफ ही रहता है। 1960 में तुम्हारे दादाजी कंपटीशन फेस किए होंगे, तो उस समय के लिहाज से कंपटीशन उस समय भी टफ था, नहीं। और आज यदि कंपटीशन है तो आज भी उसी दृष्टि से क्या है? टफ। इसीलिए कंपटीशन, जब भी प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता जब भी शब्द जुड़ गया। अरे 1950 में भी, 1951 में भी आपका एशियाड होता था कि नहीं होता? नहीं, पहला एशियाड कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही। और एशियाड दिल्ली में 2 बार हुआ, 1982
नहीं। और पहली बार जवाहरलाल नेहरू करवाए थे एशियाड, ठीक है। तो पहली बार कोई भी चीज ऐसे भी हो तो ध्यान रखिएगा। पहले क्रिकेट का मैच होता था कहाँ, ब्रिटेन में, और 60 ओवर का मैच होता था, ठीक है कि नहीं। हाँ, पहला जो फॉर्मेट था वो 60 ओवर का था, अब का जो फॉर्मेट है वो 50 ओवर का है। खैर मूल में आ जाए तो मूल यह है, क्योंकि क्रिकेट का समय है तो क्रिकेट को ध्यान में रखिए, ठीक है कि नहीं। तो मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब जितने भी आपके एसिड है उसका प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से, तभी तो वीक एसिड का मैंने बताया दोनों। हालांकि ये तीनों को छोड़कर अधिकांश आपका वीक ही एसिड है, लेकिन इस वीक एसिड का जो ये चीटी और सिरका है ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अब उसके लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक अम्ल और प्राकृतिक स्रोत, अम्ल और प्राकृतिक स्रोत, तो कम से कम लिखेंगे ना 10। सबसे पहले लिखो, ये तो दोनों हो गया ना, ये तो दोनों याद ही हो गया। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड सिरका। दूसरा इसका आइए एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड लिखेंगे, एमिनो एसिड। अरे पहला लिखो ना एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का स्रोत क्या है, प्रोटीन। एमिनो एसिड का स्रोत क्या है, प्रोटीन। और याद रखिएगा ये मसल्स बनाता है, सेल बनाता है, ये संरचना बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। तो ब्रैकेट में लिखो, स्ट्रक्चर देती है शरीर को, स्ट्रक्चर मसल देती है, स्ट्रक्चर मसल देती है। कौन, प्रोटीन, एमिनो एसिड और प्रोटीन। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, ठीक है कि नहीं। तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, इसमें मोनोमर कौन हुआ, एमिनो एसिड हुआ। पॉलीमर कौन हुआ, प्रोटीन हुआ। पॉलीमर क्या होता है कि जब कई अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, बहुलक होगा, पॉलीमर होगा। और इस घटना को पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो बहुलक कौन होगा, 20 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बना। 20 एमिनो एसिड से मिलकर क्या बना, एक प्रोटीन। तो मोनोमर हुआ एमिनो एसिड, अब पॉलीमर हुआ प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा, तो नोट में लिख दो, नोट में लिख दो कि एक प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। एक साथ कई चीजों को जान, एक प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, ठीक है। तीसरा साइट्रिक एसिड, नेक्स्ट उदाहरण है साइट्रिक एसिड। इसका स्रोत क्या है साइट्रिक एसिड का, नींबू। तो लिखेंगे नींबू, साइट्रिक एसिड नींबू लिखिए, नींबू। और याद रखिएगा कि नींबू में कौन सा विटामिन है, नींबू में कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। अब विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिड लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तो उसको डैश कर दीजिए, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। नहीं समझे, हम लिखना चाहो साइट्रिक एसिड लिखे, यहाँ क्या लिखे, नींबू लिखे, ब्रैकेट में लिख दिए विटामिन सी। और विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एक साथ कई चीज चाहिए, फिर बायोलॉजी में तो पढ़ते ही है नहीं, रिवीजन भी हो गया। बार बार एक ही चीज को पढ़िएगा तो दिक्कत कभी नहीं रहेगी, भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। नींबू। अब साइट्रिक हो गया, फॉर्मिक हो गया, लैक्टिक एसिड। तो लिखो लैक्टिक एसिड दूध, लैक्टिक एसिड दूध। लैक्टिक एसिड का स्रोत क्या है, दूध। मैलिक एसिड,
सेव, मैलिक एसिड सेव, सेव सेव, मैलिक एसिड सेव कहा भी जाता है, अमेरिका में भी कहा जाता है एक सेव खाइए जीवन भर नहीं बोले, एक सेव खाइए 5 लीटर पानी पीजिए, 1 गिलास दूध पीजिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा काम करते रहिए, हमेशा काम करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि सर करते हैं हम लोग, सर करते खाना खा के सर जैसे ही समय मिलता है सर खास भोजन चाप निद्रा करते हैं सर, ऐसा नहीं है सर हम लोग नहीं करते, आप समझते सर ऐसा, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग तो करते रहते हैं खाना खाकर खास भोजन चाप निद्रा। और अब तो ऐसे भी आया सोने का मौसम, रजाई निकालिए नहीं आगे से कहाँ जब विद्यार्थी जीवन में जारा का जो है कई बार तो ऐसा भी आएगा कि खाना है लेकिन रजाई से कौन निकले, कांच को लाकर मुंह में डाल देता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। 2-4 दिन जब काफी ठंड रहती है, जब निकलने की इच्छा नहीं होती है और आप गर्म हो चुके होते हैं तो खाना कई बार आज छूटी जाती, रात में बहुत भूख लगेगी, तब हाँ तब जाके उठिएगा, क्योंकि बहुत मशक्कत करने का अपने से संघर्ष करना पड़ता है। अरे कठिन काम आगे भी देखो, दिसंबर आ गया, नवंबर खत्म हो गया, अभी तक जाने का, हालांकि ये जाना खतरनाक होता है, इसलिए इस जाने में थोड़ा सा सब ठीक करते हो, ये सब जो पालन दिसंबर के बाद जाना अब देश नामक वैज्ञानिक का नया सामने आया है, इस बार 18 दिसंबर के बाद ठंड पड़ेगी, ठीक है, और आप इसे ढूंढिएगा इसके, क्योंकि ये ठंड में जम जाता है। चलिए आगे चलिए। आज पुरस्कार में ये भी चल रहा है दौर में कंपटीशन है ना, कौन कौन है, एक ये भी, ठीक है। गंभीर हास्य कलाकार में पंडित जी भी गंभीर रहते हैं, ठीक है, मुस्कुराते हैं मंद मंद, ठीक है। आगे एक प्रोटीन 20 प्रकार, इसके बाद लैक्टिक एसिड दूध, मैलिक एसिड लिखेंगे, मैलिक एसिड शेर, टार्टेरिक एसिड इमली ग्लैंडूल, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड इमली ग्लैंडूल, ग्लूटेनिक एसिड गेहूं, ग्लूटेनिक एसिड गेहूं, ग्लूटेनिक एसिड गेहूं, गेहूं। अब पेट में कौन एसिड पाएगा? वेरी गुड, HCl, पेट, स्टोमिक, स्टोमिक। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, और कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर। फिर से एक बार रिवाइज करो, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एमिनो एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, इसके बाद आपका ग्लूटेनिक एसिड, HCl, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बस हो गया ना। और कोई छूटा मैलिक एसिड हो गया। कैसे? यही 10 याद करके रख लीजिए। बिच्छू में बिच्छू, फॉर्मिक एसिड, बिच्छू और लाल चींटी जो डंक मारेगा क्या होगा? ठीक है कि नहीं? चलिए, जो डंक मारेगा ना वो फॉर्मिक एसिड है।
तो डंक कौन कौन मारता है? तो एक नया शो देखिए, दूसरा कि सर सांप पे डंक मारेगा तो कौन सा एक्सीडेंट? मैं मैकेनिक से पूछूंगा तो जो मन में आएगा वही करेंगे। चलिए ठीक है। तो इतने सारे एसिड और उसके प्राकृतिक स्रोत को अपने इतने सारे प्राकृतिक स्रोत को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। जब भी एसिड की परिचर्चा होगी परीक्षा में तो इसी की परिचर्चा होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जैसे टफ करें कि आसान करें, टफ करें आसान करें का मतलब है कि टफ करेगा तो सुमेलित करने में देगा, आसान करेगा तो सिंगल लाइन देगा। ठीक है कि नहीं? तो वो तो डिपेंड करता है सेक्टर। अब आइए बेस, देखिए बेस 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 तो बेस का भी ठीक उसी तरह से पढ़ते हैं कि जैसे वो स्वाद में खट्टा हो, ये स्वाद में क्या हो? तीखा। लिखेंगे ऐसा पदार्थ जो स्वाद में तीखा हो, स्वाद में तीखा हो, स्वाद में तीखा हो एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को स्वाद तीखा, लाल लिटमस पत्र नीला। ठीक है। उसके बाद उल्टा कर दीजिए सब उसका पीएच मान 7 से ऊपर, पीएच मान हो गया 7 से ऊपर। और क्या था? विद्युत का उसका सब उल्टा कर दीजिए, हो गया। वो H प्लस देता है, जल में घुलकर OH माइनस आयन देगा। तो लिखेंगे जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। और एक और इंडिकेटर लिख सकते हो, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज को एसिड क्या करता है? लाल, वो लाल करता है, ये पीला करता है। ये तब याद रखोगे जब इतना याद कर लोगे। मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, पीला कर देता है। और फिनेप्थलीन को गुलाबी, और फिनेप्थलीन को गुलाबी, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है और फिनेप्थलीन को, मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है और फिनेप्थलीन को गुलाबी। इसे आप ध्यान में करके रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसमें? बेस क्या है उसको जानने में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए उदाहरण, तो लिख लीजिए उदाहरण। उदाहरण में लिखेंगे NaOH, इसका स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, NaOH, KOH, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड,
इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया खत्म, उदाहरण भी खत्म। अब एक बात ध्यान रखिए, अल्कली या बेस में अंतर होता है। सभी क्षार जो होते हैं वो भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म, तो लिखिए, एक नोट लिख लीजिए, सभी क्षार, सभी क्षार बेस, सभी बेस, सभी क्षार भस्म होते हैं, जबकि सभी भस्म क्षार नहीं होते, नहीं होते। अब एक बेस से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपसे मैं प्राप्त करना चाहूंगा। ठीक है, कई पुराने छात्र निक्कू बाबू है, निक्कू बाबू खड़े हुए। मिट्टी के क्षार को घटाने में, कोई सॉइल में बहुत ज्यादा क्षार है, तो सॉइल में क्षार कब होता है? सॉइल में क्षार कब बढ़ जाता है? जब वाटर ड्रेनेज सिस्टम वहां नहीं होता है, जब वो जल प्रबंधन नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्षार की मात्रा को घटाने के लिए क्या मिलाते हैं? चूना जिप्सम, यही ना परीक्षा है, यही ना ऑब्जेक्टिव है। चूनो रहेगा, जिप्सम भी रहेगा। तो जिप्सम एक बार एकदम याद रखिए, बैठिए, ये भी तुमसे पूछता है। वेरी गुड, तो लिखिए, ध्यान से लोग नोट में, नोट में, मिट्टी में क्षार को घटाने में, टिक लगा लीजिए उस पर। मिट्टी में क्षार को घटाने में, मिट्टी में क्षार को घटाने में जिप्सम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिप्सम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए। जिप्सम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, हो गया। तो बेस का इंट्रोडक्शन तैयार हो गया कि बेस क्या है। नहीं, उदाहरण वगैरह भी तैयार हो गया, जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है वो भी तैयार हो गया। फिर उसी तरह से जैसे एसिड पढ़े हैं, एसिड में क्या पढ़े हैं? प्रबल और कमजोर। तो प्रबल कौन? जो पूरी तरह भूल जाए, तो लिखेंगे प्रबल क्षार। अब देखिए, क्षार के दो भाग हैं, क्षार के दो भाग हैं। एक है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, और दूसरा है निर्मल क्षार। प्रबल क्षार और निर्मल क्षार। अब लिखिए प्रबल क्षार। प्रबल क्षार जो जल में पूर्णतः विलय हो जाए, जिसका जल में पूर्णतः विलय हो जाए, जल में पूर्णतः विलय हो जाए, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, अभी लिखे भी थे, जैसे NaOH और KOH। तो ये पूर्णतः विलय, जो आंशिक रूप से जल में विलय होगा वो कमजोर क्षार होगा। जैसे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लिख देंगे। दूसरा है कमजोर क्षार, दुर्बल क्षार। शुद्ध हिंदी लिखो तो दुर्बल, सरल हिंदी लिखो तो कमजोर। दुर्बल क्षार जो जल में घुलकर, ऐसा क्षार जो जल में आंशिक रूप से विलय करता है, ऐसा क्षार जो जल में आंशिक रूप से विलय करता है, आंशिक रूप से विलय करता है, उसको क्या कहेंगे? कमजोर क्षार। जैसे जैसे जैसे
अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आ जाएंगे, ये तो हो गया वीक और स्ट्रॉन्ग। अब जो महत्वपूर्ण क्षार है उसका मानव जीवन में, चूंकि मैं शुरू भी नहीं पढ़ाया आपको कि केमिस्ट्री का सीधा संबंध मानव जीवन से, और मानव जीवन से जितने भी फैक्ट है वो सब आपकी परीक्षा के लिए, कल भी आप जो फैक्ट लिखे हैं, चाहे वो सिलिका जेल लिखे हो या आर्गन लिखे हो या कृत्रिम वर्षा लिखे हो या आज भी जो बात पढ़ रहे हैं, वो सब मानव जीवन से सीधे तौर पे क्या है, संबंधित। उसी तरह से मानव जीवन से संबंधित कई क्षार जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी कास्टिक सोडा आपको बताया, ठीक है कि नहीं, तो ये सब सोडा का क्या उपयोग है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे महत्वपूर्ण क्षार और उसके उपयोग, महत्वपूर्ण क्षार और उसके उपयोग। महत्वपूर्ण क्षार और उसके उपयोग। ठीक है, महत्वपूर्ण क्षार और उसके उपयोग। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे कास्टिक सोडा। पहला देखो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का क्या होता है? पहले तो इसका NaOH, तो लिखे NaOH, NaOH हाँ बता रहे हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेट्रोल के साफ करने में। तो लिखेंगे इसका उपयोग साबुन बनाने, साबुन बनाने, डिटर्जेंट बनाने, डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट बनाने और पेट्रोल को शुद्ध करने में होता है, और पेट्रोल को शुद्ध करने में होता है। किसका? कास्टिक सोडा का उपयोग, NaOH का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? साबुन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। और रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन, ठीक है कि नहीं? और लोहे पे जंग हटाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? साबुन, साबुन, डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट में कौन सा ग्रुप की माती भूमिका होती है? सल्फोनेट ग्रुप की, ठीक है कि नहीं? क्योंकि अंदर तक साबुन और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है? साबुन अंदर तक जाकर साफ नहीं करता है, लेकिन डिटर्जेंट अंदर तक जाकर साफ करता है। नहीं, निरमा डिटर्जेंट टिकिया, दूध सी सफेदी, निरमा को भाई, ठीक है कि नहीं? संगीता बिजलानी एक एक्ट्रेस थी, तो उसका जो एड था पहला, जो सिनेमा में आने से पहले, उसी एड से क्या हुई थी? वो चर्चित हुई थी। अब उस एड को देखने के लिए हम लोग टीवी में बैठे रहते थे, ठीक है कि नहीं? पहले ऐड देखने में बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि आज भी अच्छा लगता है। आज भी कई ऐड आपको देखने में स्ट्राइक करेगा, नहीं कुछ सोचने को विवश कर देगा। आज का ऐड पहले के ऐड की तुलना में, पहले में गाना होना दिया जाता, आज में गाना नहीं दिया जाता। आज भाषा आपको सोचने, हाँ, तो आज का जनरेशन थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, तो उसका अर्थ भी निकालता है, ठीक है कि नहीं? क्या मूल में आ जाएगी। हमारे एक मित्र थे सत्येंद्र जी, तो चित्रहार चलता था पहले, अभी भी चलता होगा टीवी पे, डीडी पे चलता था, बुधवार और शनिवार। अरे तुम लोग भी जानते हैं, ठीक है कि नहीं? तो चित्रहार 7:30 बजे तक चलता था।
तो 7:10 से ऐड शुरू होता था। तो सत्येंद्र जी कहते थे, फोन नहीं, सामने ही रहते थे, तो कहते थे बॉस जैसे ही शुरू होगा हमको कह दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो कह देते थे कि हो गया शुरू। आता था खूब बढ़िया से, उसको एकदम काम होकर हर ऐड 20-25 ठो देखा, और जैसे ही गाना शुरू हुआ चल देता, वो ऐड ही देख रहे आता था। और वही जो ऐड देखता था तो हम लोग को भी ऐड देखने की आदत पड़ गई। अब वास्तव बाद में जाकर के वही ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक ही दिन का है, कहानी खत्म हो गया। उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं है, कहानी खत्म हो गया। तो सब जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं जिसको शेयर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, कहाँ थे? साबुन बनाने, डिटर्जेंट वो बताएंगे, सब दिखाएंगे, सैपोनिफिकेशन, वल्केनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कैसे छोड़ देंगे। इतना महत्वपूर्ण अभी चर्चा कर रहे हैं, तो जहाँ टॉपिक आएगी वहाँ पे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो इसको ध्यान रखिए, कास्टिक सोडा। दूसरा लिखिए कास्टिक सोडा का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका रासायनिक नाम लिखो, रासायनिक नाम पहले लिखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसका रासायनिक सूत्र है MgOH का वोल्ट पर। अब रासायनिक नाम लिख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये रासायनिक सूत्र है। रासायनिक नाम क्या हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम हाइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्या होता है? कल रात में क्या खाए थे? पिज्जा। तो जब पिज्जा खा लीजिए, बर्गर, अंडा, अंडा से भी कहीं कोई एंटी एसिड बन जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसमें होता है? एंटी एसिड में करते हैं। इसका मुझे ये बताना है, वो ढेकार उतार जब आगे लगता है तो फिर उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? इनो। इनो क्या है? यही है एंटी एसिड। तो लिख देंगे एंटी एसिड में इस्तेमाल किया जाता है, एंटी एसिड में इस्तेमाल किया जाता है। एंटी एसिड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखो, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कीटाणुनाशी में किया जाता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशी में किया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग कीटाणुनाशी में किया जाता है, ठीक है। कीटाणु को नाश करने में किसका उपयोग करें? बिना बुझा हुआ चूना का। नेक्स्ट चौथा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, KOH लिख दे क्या? लिखा हुआ है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका उपयोग क्या करते हैं? बैटरी में, बैटरी में, बैटरी में एकदम बैटरी अब घटक के रूप में सीधे लिखो ना, बैटरी में। पांचवा, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसका रासायनिक सूत्र भी महत्वपूर्ण है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम मामी जी, धन्यवाद मामी जी। हाँ हाँ, ओ अच्छा 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 जी।
जी जी 15 दिन में करो। हाँ लगे करोगे तो मंडल जी कथी में अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है। अब क्लास से निकले थी 12 बजे तो बात करो आराम से। ठीक ठीक है प्रणाम। आप लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का बैटरी में करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बेकिंग सोडा। ठीक है कि नहीं? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी परीक्षा में पूछता है। तो देखिए बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा में सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट एक NaH CO3 ये दोनों चीज याद रखिएगा। केमिकल नेम भी याद रखिएगा और केमिकल फॉर्मूला भी। हालांकि केमिकल फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? केमिकल नेम होता है, लेकिन दोनों याद करके रखिएगा। क्या होता है? इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। लिखेंगे इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और दूध को फाड़ने में और दूध को फाड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसका? अभी नहीं पूछना कि सर दूध को क्यों फाड़ा जाता है। अरे बड़ा बड़ा भोज जो होता है तो बिना दूध को फाड़े रसगुल्ला बनेगा नहीं। तुम सोच रहा होगा कि है तो दूध आएगा तो हम क्यों फाड़ेंगे उसको। अरे ये एक गिलास दूध की बात नहीं, 1 क्विंटल दूध की बात है, भोज की बात उसमें। हाँ तो कुछ कहना चाहे तो हम रसगुल्ला रसगुल्ला बोले हम कहे रसगुल्ला तो इसके मुंह में भी ठीक है। चलिए खैर भूल जाइए। हाँ तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो दूध को फाड़ने में। उसी तरह से वॉशिंग सोडा भी होता है। लिखेंगे वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक रूप से इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2। लिख दें Na2CO3 × 10H2। ये 10 मॉलिक्यूल जो वाटर का है, ये परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, मतलब धोवन सोडा। कौन सोडा? धोने वाला सोडा। कौन सोडा? धोने वाला सोडा। ठीक है कि नहीं? नाम से ही स्पष्ट है। क्या इसका उपयोग क्या होगा? धोने में। लिख दे धोने में। इसका उपयोग धोने में किया जाता है। कपड़े को धोने में। सर आदमी को भी तो धोया जाता है, जैसे आप सब लोग को करके धोते हैं। उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? उसमें कोई गैस का इस्तेमाल नहीं होता है।
कौन सा होता है? कोई पीछे से बोल रहा था। ठीक है, तो ये 4-5 ऐसे बेस हैं जिसको याद रखिए। ये टिप्स पे रखना है, इसलिए मैंने कल कहा, आज अभी कहा कि इसमें बेस तो पढ़ते ही हैं, साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और देख लोगे क्वेश्चन अपने स्तर पे, तो एक आध क्वेश्चन तुमको मिल ही जाएंगे। यदि पिछले साल के प्रश्नों को उल्टोगे तो कभी किसी का रासायनिक नाम पूछेगा, कभी किसी का उपनाम पूछेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कभी स्टोमक में कौन सा एसिड है वो पूछेगा। तो कहने का अभिप्राय साफ है कि इस तरह के प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे परीक्षा, पहले भी पूछा हुआ, आगे भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से, ये नहीं कि कास्टिक सोडा घुस जाए धोवन सोडा में और धोवन सोडा घुस जाए बेकिंग सोडा में, ये ध्यान रखिएगा कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, धोवन सोडा में 10 मॉलिक्यूल है और कास्टिक सोडा सीधे इनहेलेबल। तो ये 3 सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कास्टिक सोडा, 1 मिनट में देखिए उसको थोड़ा देखो। तो तीनों सोडा को एक बार बढ़िया से देख लो, क्योंकि तीनों सोडा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तीनों सोडा देखिए। तो गिरजा से ही पूछते बोलो, तीनों में वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हो गया, शुरू हो गया। वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, कास्टिक सोडा, तीनों का क्या काम? कास्टिक सोडा का काम है पेट्रोल को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। और इसके बाद बेकिंग सोडा का उपयोग होता है दूध को फाड़ने में, और धोवन सोडा का उपयोग होता है क्या चीज धोने? कपड़ा। हाँ बस ठीक, तुम हंसता, तुम खराब, तुम मत हंसती हो। मेनू और देख कर, हाँ इतना दिन से नहीं नहाया, कल नहाया था पक्का ना? बोलो, तो हम शरीर में सूंघते हैं तो पता है ना। हाँ तो कह देंगे कि रविवार को सब लोग स्नान करके आएगा, ठीक है, पता चल जाता है। हाँ कई दिन से नहीं है। हाँ सीधे अब नहाएगा मकर संक्रांति के दिन। छठ के बाद कई लड़का होता है, छठ क्या सीधे हो डिओड्रेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। तो बोलो, चिल्लर हो जाएगा, चिल्लर नहाया करो। हाँ बोलो, कल से जो पूछेगा तो कल वाला बताओ, आज वाला यदि कल पूछे बताओगे तो कल वाला आज बताओगे ना। 2 चीज बता, कृत्रिम वर्षा, सिलिका जेल, अब बॉल में क्या कौन सा है, तुम इतना बता दो, छोड़ देंगे। हम हीट पूछे किसमें आ जाए तो पढ़ाना कठिन, ठीक है। और तो जब ऐसा ही उत्तर देना है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, तो कुछ भी बोल देना है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। कब याद है पक्का ना? चलो बैठ, चलिए शुरू करें। तो एसिड हो गया, बेस हो गया, अब आ जाइए सॉल्ट। तो लिखिए सॉल्ट, खत्म होगा। फिर 5 मिनट का ब्रेक देंगे आप लोगों को चाय वाय पीने के लिए, तब फिर हाँ खाना खाने के लिए। चाय पीना कहाँ जाएंगे, अपना लेके आओ,
अपने भी लेके आओ और सबको पिलाओ या हमको भी दो। चलिए ठीक है। सॉल्ट तो लिखेंगे सॉल्ट। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से सॉल्ट बनते हैं। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से सॉल्ट बनते हैं। अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया से सॉल्ट बनते हैं। बताइए सुमित जी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस बार बीपीएससी में पूछा था ना यही चीज कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, बैठिए। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। हम सॉल्ट में डिफिनेशन में एक ही लाइन लिखाते हैं और वही चीज इस बार परीक्षा में पूछ दिया था कि जो सॉल्ट बनता है तो किस प्रक्रिया में? चार्ट हो दिया, उदासीनीकरण। जो याद रख लेगा यह शब्द उसको कोई दिक्कत नहीं, जो याद नहीं रखेगा उसको दिक्कत ही दिक्कत। लिख देंगे इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनी, अब नोट में लिखो, अब यहाँ पे लिख दो नोट। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में नोट लिखो, नोट। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे में जंग को, लोहे में जंग को, लोहे में जंग को जिंक से हटाया जाता है। जिंक से हटाया जाता है। जिंक से हटाया जाता है। जिंक का कोटिंग किया जाता है। जिंक का कोटिंग, जिंक कोटिंग। दूसरा, रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। दूसरा, रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन कहते हैं। रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्ट में उदाहरण पहले तो उसका वो लिखेंगे फीचर कि कैसे पहचानेंगे कि सॉल्ट है। तो लिखिए गुण या पहचान की विधि। पहला है कि सॉल्ट सामान्यतः सॉलिड होता है। सॉल्ट सामान्यतः सॉलिड होता है। सॉल्ट सामान्यतः सॉलिड होता है, ठोस। और जल में घुलनशील होगा क्या? घुलनशील, सब घुलनशील होगा। तो लिखेंगे जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है एवं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊंचा होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब समझते हैं ना? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊंचा होता है। ऊंचा होता है, ऊंचा होता है। ठीक है। उदाहरण, सॉल्ट का क्या उदाहरण है? सॉल्ट का तो सबसे बढ़िया उदाहरण है NaCl। तो लिखेंगे NaCl सबसे बढ़िया उदाहरण। सॉल्ट का सबसे बढ़िया उदाहरण NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, कंट्रोल हुआ। अब हालांकि सॉल्ट के कई टाइप्स होते हैं लेकिन वो आपको जानना नहीं चाहिए। उसमें डबल सॉल्ट एक जो होता है वो जरूर जान। और वो कौन सा है? वेरी गुड, इसको केमिस्ट्री साइंस आती है। फिटकिरी, इसका दूसरा नाम पोटासियम। कितने मॉलिक्यूल वाटर? 24। वेरी, तुमको भी आती है 24 मॉलिक्यूल वाटर।
24 मॉलिक्यूल वाटर होता है किस पोटासियम। तो लिखो अति महत्वपूर्ण है कि सॉल्ट कई प्रकार के होते हैं, उसमें डबल सॉल्ट के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अति महत्वपूर्ण है कि सॉल्ट कई प्रकार के होते हैं। सॉल्ट कई प्रकार के होते हैं, सॉल्ट कई प्रकार के होते हैं और उसमें डबल सॉल्ट के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, उसमें डबल सॉल्ट के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण फिटकिरी या पोटास एलम भी होता है। फिटकरी और पोटास एलम भी होता है। उसका फॉर्मूला केमिस्ट्री का सबसे लंबा फॉर्मूला है K2SO4 SO4 का होल प्राइस ऐसा 4-5 कंपाउंड का नाम याद कर लोगे, अपना नाम भूलने लगो, लेकिन याद रखो K2SO4। आप इसका रासायनिक सूत्र भले याद न कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा। और ये डबल सॉल्ट कौन सा, फिटकिरी। और अभी इसने बताया भी, किसने, क्या नाम है इसका, क्या नाम है जी तुम्हारा, अभिषेक और धर्मेंद्र जी ने बताया भी कि फिटकिरी में पोटास एलम, इसका उपयोग आप लोग जानते ही होंगे, लड़का लोग तो सब जानता होगा इसको, दाढ़ी बनाने में होता है, लेकिन अब लड़का दाढ़ी में फिटकिरी का इस्तेमाल नहीं करता है। अब तो नया केमिकल आ गया, ब्यूटी क्रीम सब आ गया है, ठीक है कि नहीं, तो उसका इस्तेमाल करता है, स्प्रे का इस्तेमाल करता है। फिटकिरी करते हो, फिटकिरी तभी करता भी लोग आओ जब सैलून में जाते होंगे, इटालियन सैलून में, तब वहां पर इसका उपयोग करते हैं। क्या नहीं करते, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, कम अच्छा नहीं कहता मशीने से बना। चलो ठीक है, तो बाल भी मशीने से बना लिए इस बार, क्या ठीक है, चलो ठीक है, जो कदम आगे ठीक है। तो फिटकिरी या डबल सॉल्ट कितने मॉलिक्यूल वाटर, तो ये क्या है, ये सॉल्ट। एक और लिखना, मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट लिख दो, मोहर सॉल्ट, मोहर लिख दे, क्या है उसमें 6 मॉलिक्यूल वाटर का रहता है, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट किसका सॉल्ट है, आयरन का। लिखेंगे आयरन सल्फेट इंटू अमोनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट इंटू 6S2, FeSO4 अमोनियम सल्फेट इंटू 6S2। आपको 6S2 यदि याद रख लीजिए मोहर सॉल्ट में, तो आपका काम तमाम। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6S2। ऐसे ही लिखा जाता है केमिस्ट्री, ये तो बहुत हम स्पष्ट लिखे हैं। एक से गांधी जी मिलेंगे टीचर में, पता नहीं चलेगा कि क्या लिखे, हम तो बड़ा साफ सुथरा लिखे, फिर से लिखते हैं, ठीक है। चलो, अब तुम्हारा क्या लिखने से क्या मतलब, जब वो इसको पूछे मोहर से बता देगा KOH, तो जब कुछ ही बोल देना है तो तुमको क्या लिखना है, कुछ भी लिख लोगे तो ठीक ही रहेगा। चलिए, तो डबल सॉल्ट हो गया, मोहर सॉल्ट हो गया, सॉल्ट खत्म। तो ये आज की कक्षा में पहला अध्याय क्या था, एसिड बेस ऑफ। एक क्वेश्चन पक्का कम से कम, इतना मिसलेनियस दिखाए हैं,
कि एक क्वेश्चन और जोड़ लो, क्योंकि हम बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बहुत सारा चीज लिखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, स्टॉमिक HCl, मतलब बायोलॉजी भी लिखा दी, गैल्वेनाइजेशन, वल्केनाइजेशन। तो वो जो मिसलेनियस है, वो मिसलेनियस भी आपको एक प्लस में। तो दो आपको आज के इस अध्याय से 2 क्वेश्चन लगभग तय है कि आपका परीक्षा में यही 10 क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का ही, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, अब जब भी कोई चैप्टर खत्म करते हैं तो बूस्टर फैक्ट पढ़ते, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। देखो अभी चाय का हमको तलब हुई, ठीक है, तो आ जाएगी, चिंता मत करो। अब चाय में भी एसिड, टैनिक एसिड, तो लिखेंगे चाय में टैनिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड, और मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। चाय में टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड और मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड सबसे कम पीएच बैटरी के अम्ल में होता है, सबसे कम पीएच बैटरी के अम्ल में होता है, बैटरी के अम्ल में होता है, बैटरी के अम्ल में होता है। दूसरा, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? वेरी गुड, चलेगा, लिखेंगे गैस्ट्रिक जूस का पीएच, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2 से 1.4 तक होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2 से 1.4 तक होता है, जबकि सिरका का 2.2, जबकि सिरका का 2.2, लार में 6.6 चलेगा। सिर्फ उसके लिए बहुत उदास नहीं हो जाना, 6.6 बोल दिया तुम 4 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक रेंज होता है, ठीक है कि नहीं। ब्लड तो लिख ही लिए थे, वर्षा लिख ही लिए थे, NaOH लिख लो, सबसे अधिक होता है 14, NaOH का 14, NaOH का 14। तो ये सब तो हुआ तुम्हारी तरफ से, अपनी तरफ से भी लिखाएंगे, तो हमारी तरफ से लिख लो समुद्री जल 8, हाँ चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 8.2, न तुम्हारी बात न मेरी बात, बीच की बात, 8.2। तो इस तरह से पीएच का ये जो 5-6 पीएच, और बायोलॉजी में जगह जगह पीएच लिखाते हैं, तो जहां जहां पीएच लिखा है, हालांकि इंटीग्रेट कर ही दिए हैं सबको, लार कर ही दिए हैं, गैस्ट्रिक जूस कर ही दिए हैं, ठीक है कि नहीं, सिरका कर ही दिए हैं। तो जहां जहां जो पीएच इंपॉर्टेंट है, ब्लड का ऑलरेडी लिख ही लिए हो, वर्षा का जल का याद ही करा दिए हैं। तो जहां जहां जो पीएच इंपॉर्टेंट है उसको आप याद कर लीजिए। सबसे कम बैटरी के एसिड में होता है और सबसे अधिक NaOH में होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्वाभाविक है कि HCl का पीएच कम होगा। HCl का पीएच कम क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा? 14 होगा, जैसे NaOH 14 होगा। तो ऐसे भी भूल जाओ, एक होता है ना भुला, याद ही नहीं है किसका था 14, तो कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग याद रखोगे ना कि जो सबसे मजबूत रहेगा उसका सबसे अधिक पीएच होगा क्षार में, और जो सबसे अधिक जो मजबूत एसिड होगा उसका सबसे कम होगा। यही ट्रिक को याद रखोगे, सारा क्वेश्चन और 2-4 तो याद ऐसे भी हो जाता है। पीएच ब्लड का 7, समुद्री जल का, वर्षा के जल का, लार का, ऐसे याद हो, 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। कंप्लीट करने वाले छात्र हैं, यदि आपने संभावना है तो 10 बार आप पढ़ लेते हैं तो बहुत, और 10 बार के बाद भी याद नहीं होता है तो अभी मेहनत करने की, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन 8 से 10 बार में यदि आप याद करना चाहिए तो याद हो जाती है। क्लास में भी तो एक बार तो कोई चीज को मैं बोलता नहीं,
कई बार बोलता हूँ, कई बार लिखाता हूँ, और फिर घर पर भी उस तरह से रिवीजन कर दीजिए तो क्या फिर टेस्ट वगैरह लेते ही रहते हैं, उसको दे दीजिए, हो गया बात खत्म। नेक्स्ट आगे चलिए, इसका लिखेंगे बूस्टर फैक्टर है ना। पौधे के वृद्धि के लिए आलोक तो बहुत गप करता है, कक्षा में इतनी गप नहीं की जाती। पौधे के अच्छे वृद्धि के लिए पीएच 7 होना चाहिए, 7 के आसपास। यदि कभी रेंज दे दे, सुनो तुम लोग का कोई ठीक है, 6.5 से 7.5 दे दे तो उसी को सबसे अच्छा मान लेना। 7 के आसपास हो गया ना, आसपास, ठीक है ना। बहुत अधिक बेसिक और ना बहुत अधिक एसिडिक होना चाहिए। जब ये 8, 8.5, 9 रहा तो वो तुम्हारे फसल के लिए अच्छा नहीं होगा। आज हमारे सॉइल में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण या और भी कई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होने के कारण क्या हो रहा है, उसका पीएच बढ़ रहा है सॉइल का। बिहार जैसे राज्य में, विशेष कर उत्तर बिहार में, यह समस्या नहीं है। क्यों नहीं समस्या बताइए? भविष्य के लिए बताते हैं, बाढ़ आती है तो यह समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ पर बाढ़ नहीं आती वहाँ के लिए क्या, पंजाब हरियाणा के लिए क्या बहुत बड़ी समस्या में सॉइल टेस्टिंग में 16 जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। उसी मिट्टी के क्षारीयता या अम्लीयता को कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम लोग आजकल, अभी महामहिम आई थी नहीं, चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार का लोकार्पण हुआ तो उनके सौजन्य से हुआ, और उसमें जैविक खेती पे बहुत बल दिया गया। और जैविक खेती कैसा खेती है? रसायन मुक्त खेती, जो पौधे को, जो जल को, जो वायु को और जो मनुष्य को क्या करता है, शुद्ध करता है, सबको शुद्ध करेगा। जब रसायन का इस्तेमाल कीजिएगा ही नहीं तो क्या होगा, उत्पाद जो होगा वो क्या होगा, उत्पाद ज्यादा क्वालिटी वाला होगा। ज्यादा क्वालिटी वाला होगा तो देख लो ना, जिस रसायन में कद्दू का इस्तेमाल, कद्दू में रसायन का इस्तेमाल नहीं करोगे, घिउरा में नहीं, उस घिउरा का स्वाद, उसकी जो सब्जी खाओगे तो 10 की जगह 20 रोटी खा लो। गरम गरम यदि कद्दू की सब्जी मिल जाए चने के साथ, और रोटी थोड़ी हल्की हल्की घी में लगी, सर छोड़ दीजिए आज क्लास से, तो फिर बात समझ में आने की नहीं आती। तो रसायन मुक्त खेती है, उसी से मिलता जुला एक प्राकृतिक कृषि का उदाहरण। प्राकृतिक कृषि आपका कैसी खेती है? प्राकृतिक कृषि में कि इस अवधारणा को किसने दिया था? प्राकृतिक कृषि की अवधारणा को कौन बताएगा, बताइए? प्राकृतिक कृषि की अवधारणा को किसने दिया था? इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। फुकुओका जापान का था कृषि वैज्ञानिक, ठीक है, कॉपी के ऊपर में लिख लो। प्राकृतिक कृषि की अवधारणा, देखो परिचर्चा हुई, बातचीत हुई तो निकला प्राकृतिक कृषि की अवधारणा। प्राकृतिक कृषि की अवधारणा फुकुओका ने दिया। फुकुओका जापानी नाम है, जापानी नाम है, स्वाभाविक है, फुकुओका, ठीक है। नेक्स्ट में लिख देंगे, सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्ल में, अभी एक बता रहे थे आपको डिटर्जेंट, तो आप लिखिए डिटर्जेंट में फैटी एसिड के लवण का, डिटर्जेंट में फैटी एसिड के लवण का सॉल्ट होता है। डिटर्जेंट में फैटी एसिड के लवण का सॉल्ट होता है। अच्छा, लवण सॉरी, फैटी एसिड लिखे ना के साथ सॉल्ट नहीं, सल्फोनेट होता है। फैटी एसिड के साथ सल्फोनेट होता है। लवण निकल गया, सल्फोनेट होता है, लिखे बहुत।
सल्फोनेट इयोनिक होता है, ठीक लगाइएगा, इसीलिए वो आसानी से कपड़े को साफ करता है। दूसरा, जबकि साधारण साबुन में सोडियम पोटासियम के हाइड्रोक्साइड और फैटी एसिड होते हैं। सोडियम पोटासियम के हाइड्रोक्साइड और फैटी एसिड होते हैं। सोडियम पोटासियम के हाइड्रोक्साइड और फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड होते हैं। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये बहुत आसान है, इसलिए नहीं पूछेगा। सैपोनिफिकेशन तो ऐसे ही बना दिए। वल्केनाइजेशन क्यों पूछेगा? पकड़ में नहीं आता। गैल्वेनाइजेशन क्यों पूछेगा? पकड़ में नहीं आता। लेकिन सैपोनिफिकेशन तो पकड़ में आ जाएगा। सैपोनिफिकेशन साबुन खत्म। दूसरा, आज के बूस्टर फैक्ट में पानी की कठोरता को हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पानी की कठोरता। समझो कि एक क्वेश्चन और तय हो गया, बूस्टर फैक्ट से भी एक आपका बन गया। तो लिखिएगा पानी की कठोरता। दो तरह की कठोरता होती है। पानी की कठोरता दो तरह की, एक होती है अस्थायी, तो लिखेंगे पानी अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? सोडियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है। लिखेंगे इसमें सोडियम और पानी की कठोरता दो भाग में करते। राजस्थान वगैरह में जाइएगा तो जैसे ही पानी बाल में डालिएगा, बाल क्या हो जाएगा? रीठा, ठीक है, इसका रोने लगिएगा। बाल से बहुत प्यार होगा तो रोने लगिएगा। राजस्थान पीसीएस हम लोग गए थे, हमारे एक मित्र को इस बात का, हम लोग तो केमिस्ट्री के छात्र हैं तो बेसिक जानते थे। वो क्या किया, गया तुरंत स्नान कर लिया। सोचा क्या कि पहले से इधर जाएगा, लेट लगेगा, पहले या क्या गया तो उसका बाल पकड़ गया, चिम्मर हो गया। और उसको बाल से बड़ा शौक है। कंघी हमेशा, कुछ विद्यार्थी इसमें भी होगा, वो अच्छा बाल से उसको ज्यादा शौक रहता है जिसको बाल कम रहता है, ठीक है। जिसको गिनने वाला बाल रहता है ना, तो उसको जैसे आलोकित को अब गिनने वाला बाल में आ गया तो इसको कंघी रखी, ठीक है। हम लोग टाइप का आदमी कंघी नहीं रखता। हाँ, आप भी नहीं रखते, आप भी अपना लहरा रहे हैं, आप भी नहीं रखते, ठीक है। उसका हो गया चिम्बर। तो अब क्या किया जाए, ठीक है कि नहीं? अब क्या किया जाए, उस पानी को उबाला जाए। और उबाला हुआ पानी को फिर तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर क्या है कि शैम्पू डालो, पैंटीन जड़ से साफ करें। इसका आता भी था ऐड, अब बदल दिया, जड़ से साफ कर। वास्तविकता भी था, यदि 1 महीना पैंटीन लगा लेते तो जड़ से साफ हो। वो बहुत अच्छा ऐड देता है, एक ऐसा शैम्पू जो आपके बालों को जड़ से साफ करेगा, ठीक है कि नहीं? अब निकालना है, अर्थ निकालना है। अब देखिए, तो मैंने कहा कि एक है अस्थायी कठोरता, एक है स्थायी कठोरता। तो पहला ये होता है कि क्यों होता है, किसकी उपस्थिति है। तो लिखेंगे इसमें सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, इसको याद रखिए। कैसे दूर होता है, अभी क्या है उबाल के। इसलिए राजस्थान वगैरह में जाना तो ऐसा नहीं कि पहले स्नान करना, पानी गर्म करो, ठीक है, तब जाना। ये है उबाल कर, तो ये आसान है। इसमें कभी कभी यह पूछता है अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो ये उबाल कर नहीं पूछता है। अब आइए अस्थायी कठोरता, नामी अस्थायी कठोरता लिखेंगे। इसके अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के
सल्फेट ऑफ क्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है। क्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और उपस्थिति के कारण होता है। अब इसे कैसे दूर करते हैं? आयरन मेथड है, जियोलाइट मेथड उसको कहते हैं। तो लिखेंगे इसे दूर करने के लिए जियोलाइट मेथड मेथड इसमें आयरन एक्सचेंज मेथड इसको कहते हैं। आयरन एक्सचेंज मेथड। एक और मेथड लिख सकते हो, कैलोगर मेथड प्लस कैलोगर मेथड। ये तीन मेथड से इसकी अस्थायी कठोरता को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। कैलोगर मेथड और जियोलाइट मेथड और आयरन मेथड। किसकी उपस्थिति के कारण? कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट और बस। तो पानी की कठोरता समझो कि यहां से भी मिसलेनियस फैक्ट, एक आध क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति कभी कभी होती है। तो इस दोनों को याद करके रख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा बूस्टर फैक्ट आज का क्या होगा? आज का मतलब इस भाग का बूस्टर फैक्ट समाप्त हो गया। अब 5 मिनट का ब्रेक देंगे आप लोग को हल्का होने के लिए, और तब रेडियो एक्टिविटी को भी आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक है कि नहीं? तो 5 मिनट का ब्रेक है। अभी कितना बजा है? 9:30, 10:30 बजा है। तो 10:35 में हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। पुनः एक बार 10:35 में कहने की जरूरत नहीं है कि आप लोग आ जाइएगा। तो जो नेक्स्ट भाग है रेडियो एक्टिविटी उसको हम लोग आज देखेंगे। धन्यवाद।